ये आकाशवाणी है। कोविड-19 विशेष कार्यक्रम के अंतर्गत प्रस्तुत है कोरोना वायरस संक्रमण की वर्तमान स्थिति पर चर्चा, जिसे प्रस्तुत कर रहे हैं आकाशवाणी संवाददाता सिद्धार्थ सिंह। इस कार्यक्रम में आमंत्रित स्वास्थ्य विशेषज्ञ हैं नई दिल्ली के मानव व्यवहार एवं संबद्ध विज्ञान संस्थान इहबास के निदेशक डॉक्टर राजेंद्र कुमार धमीजा। नमस्कार श्रोताओं, स्वागत है आपका कोरोना जागरूकता श्रृंखला के एक और एपिसोड में, जिसमें हम बात करते हैं कोरोना और उसकी वैक्सीन के साथ ही आपके स्वास्थ्य से जुड़े विषयों पर। पिछले 24 घंटे में 18,000 से ज्यादा लोगों में कोरोना संक्रमण की पुष्टि हुई है, इसलिए हमें बहुत ही जागरूक रहना है। भारत में चल रहे विश्व के सबसे बड़े कोविड टीकाकरण अभियान के अंतर्गत 198 करोड़ 51 लाख से अधिक वैक्सीन लगाई जा चुकी है। श्रोताओं, कोरोना, उसकी वैक्सीन और आपके स्वास्थ्य से संबंधित सवालों के जवाब देने के लिए हमारे आज की कोरोना जागरूकता श्रृंखला के इस एपिसोड में हमारे साथ जुड़ गए हैं इंस्टीट्यूट ऑफ ह्यूमन बिहेवियर एंड अलाइड साइंस के निदेशक डॉक्टर राजेंद्र के धमीजा। डॉक्टर धमीजा को इस वर्ष के लिए साइंस कम्युनिकेशन में विशेष योगदान के लिए भारत सरकार ने राष्ट्रीय पुरस्कार से नवाजा है। डॉक्टर धमीजा, नमस्कार। कार्यक्रम में आपका स्वागत और अभिनंदन करते हैं। नमस्कार, और सभी श्रोताओं को भी मेरा नमस्कार। श्रोताओं, आप भी कोरोना और अपने स्वास्थ्य से संबंधित सवाल डॉक्टर धमीजा से हमारे स्टूडियो के नंबर 011234216764 पर पूछ सकते हैं। आप हमारे ट्विटर हैंडल @AIRnews पर #AskAIR पर अपने सवाल पोस्ट भी कर सकते हैं। और डॉक्टर धमीजा, अपनी चर्चा की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले बात करते हैं कोविड की वर्तमान स्थिति पर। अभी आप जो मौजूदा स्थिति है, अगर हम देखें तो केसेस थोड़े इस समय बढ़ रहे हैं और पिछले 24 घंटे में भी 18,000 से ज्यादा केसेस आए हैं। किस तरीके से आप इस स्थिति को देखते हैं? आज के समय में हम ये कह सकते हैं कि कोविड को हम दो डिफरेंट जोन्स में बांटते हैं, प्री कोविड एरा और कोविड एरा। कोई भी चीज पोस्ट कोविड एरा नहीं है। अभी भी हम कोविड के दौर से गुजर रहे हैं और आपने पढ़ा भी होगा कि जैसे जैसे अभी पिछले कुछ हफ्तों में नंबर्स बढ़े हैं और नए नए सब वेरिएंट्स भी आए हैं, और खासकर मैं एक सब वेरिएंट का जिक्र करना चाहूंगा, BA.2.75, जो कि हमारे देश से ही डिटेक्ट हुआ है और अब दूसरे देशों में भी थोड़े थोड़े केसेज नजर आए हैं। इसके अलावा यूरोप के देशेज में, कंट्रीज में BA.4 और BA.5 जो है वो वेव्स की तरह चल रहा है और हमें डर है कि हमारे देश में वही अब आएगा, BA.4 और BA.5। तो कहने का तात्पर्य है कि अभी हम कोविड से पूरी तरह निकले नहीं हैं। वायरस जो है अपना रूप बदल रहा है और जैसे जैसे हम देख रहे हैं वैसे वैसे नंबर्स भी बढ़ रहे हैं और वायरस के रूप में भी, संरचना में भी चेंजेस आ रहे हैं। वैक्सीनेशन की बात करना बहुत जरूरी है, क्योंकि एकमात्र हथियार हमारे पास वैक्सीनेशन है जी। और ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। हालांकि तकरीबन हम 85 करोड़ सेकेंड डोजेज भी लगा चुके हैं और 90% हमारे अडल्ट जो हैं वो डबली वैक्सीनेटेड हैं, लेकिन बूस्टर डोज बहुत कम लगे हैं, तकरीबन 5 लाख के आसपास। तो बहुत इम्पोर्टेंट है कि अभी कुछ लोगों को सेकेंड डोज भी लगनी है और आगे आए, और बूस्टर डोज जो है अब सब एलिजिबल है उसके लिए 18 से अबव, तो उसके लिए भी आगे आए। और जरूरत है हमें, हमारी सरकार ने जो अभी ड्यूरेशन भी कम की है, 9 महीने से 6 महीने की है इन अंतराल जो है 2 बूस्टर डोज के लिए या प्रिकॉशनरी डोज के लिए। तो इस समय बहुत अत्यंत आवश्यक है कि हम आगे आकर जिन लोगों को सेकेंड डोज लगनी है वो सेकेंड डोज लगवाएं, और जो एलिजिबल हैं बूस्टर के लिए समय के अनुसार वो बूस्टर डोज लगवाएं जी। और डॉक्टर धमीजा, आपका न्यूरोलॉजिकल साइंस में बहुत लंबा अनुभव रहा है और अब आप इहबास के निदेशक हैं। आपसे जानना चाहेंगे कि अभी रिसेंटली एक WHO की रिपोर्ट भी पब्लिश हुई थी, जिसमें ये देखा गया है कि पोस्ट कोविड सिम्टम्स में एक जो बिहेवियरल सिम्टम्स हैं वो भी काफी बदलाव देखा गया लोगों के अंदर वर्ल्ड वाइड। इस रिपोर्ट के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? बिल्कुल ठीक कहा सिद्धार्थ साहब। अभी जो हाल ही में रिपोर्ट आई है उसमें ये कहा गया है कि विश्व में तकरीबन 1 बिलियन यानी कि 100 करोड़ लोग जो हैं वो मानसिक रोगों से ग्रस्त हैं, और कोविड महामारी के बाद ये संख्या बढ़ी है और तकरीबन 40 से 50% लोगों में ये देखा गया है कि 6 महीने के बाद भी उनको कुछ ना कुछ बिहेवियरल सिम्टम्स देखने को मिल रहे हैं और न्यूरोलॉजिकल सिम्टम्स भी काफी हद तक मिल रहे हैं। बिहेवियरल सिम्टम्स में ये कहना चाहूंगा कि बहुत सारे कारण शुरू में भी रहे।
लोनलीनेस हो, सोशल आइसोलेशन हो, रिस्ट्रिक्शन ऑफ मूवमेंट्स हो, और महामारी का भय जो है वो था। तो उस वजह से चिड़चिड़ापन रहा लोगों में, अग्रेसिवनेस कुछ लोगों में देखने को मिल रही है, कुछ लोगों में परसिस्टेंट हेडेक्स रह रहे हैं, बॉडी एक्स है, माइल्जिया जिसको हम बोलते हैं, मसल पेन्स हैं, डिजीनेस जिसको हम कहते हैं कि चक्कर आ रहे हैं, इस टाइप से ये बहुत कॉमन सिम्टम्स हैं और ये देखने को मिल रहे हैं, जिसको लॉन्ग कोविड सिंड्रोम का नाम भी दिया गया है लॉन्ग कोविड के लिए। लेकिन कुछ न्यूरोलॉजिकल सिम्टम्स एक्यूट स्टेज में, यानी कि इमीडिएटली कोविड के दौरान भी रहते हैं, हो सकता है उनमें, जैसे हेडेक है, या जिन लोगों को नसों की प्रॉब्लम हो सकती है, या क्लॉट्स देखने को मिलते हैं, स्ट्रोक्स हो सकते हैं। तो ये अलग अलग तरह की टाइम लाइन के हिसाब से सिम्टम्स हैं, लक्षण हैं कोविड के दौरान और पोस्ट कोविड, यानी कि कोविड से निकलने के बाद, ठीक होने के बाद जो सिम्टम्स हैं, जिसको हम लॉन्ग कोविड सिंड्रोम का नाम दिया है। जी, और हमारे एक लिसनर हमें लिख रहे हैं कि ये लिखते हैं कि डॉक्टर धमीजा, आप न्यूरोलॉजिस्ट हैं और अब एहबास के साथ हैं, तो मेरी परेशानी ये है कि इन्हें रात में नींद नहीं आती है और बहुत देर में नींद आती है। तो जो लॉस ऑफ स्लीप है, इसका क्या कारण है? और इसके बाद ड्राउजीनेस रहती है पूरे दिन और ये अपना काम भी ठीक से नहीं कर पाते हैं उसकी वजह से। तो क्या एक अनिद्रा जो है ये किस तरह की प्रॉब्लम है? और आजकल के जो स्ट्रेस भरे वातावरण में आई थिंक बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो इस बीमारी से पीड़ित हैं, क्या कहेंगे डॉक्टर धमीजा? देखिए, इंसोम्निया जो है, जो नींद का पूरी तरीके से ना आना या रिफ्रेशिंग स्लीप का ना आना, ये एक बड़ा इम्पोर्टेंट सिम्टम है। अंडरलाइंग कोई भी कंडीशन हो सकती है, बहुत सारे रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स, यानी कि लंग्स की, फेफड़ों की बीमारियों से भी हो सकते हैं, ओवरवेट हो सकते हैं, वजन ज्यादा हो तब भी, ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया जिसको हम बोलते हैं, रात को नींद ना आना और अगले दिन थकावट रहना, सिर दर्द रहना, काम में मन नहीं लगना, चिड़चिड़ापन रहना, नींद से रिफ्रेश अगर आप नहीं है तो ये हो सकता है। और इसके बहुत सारे कारण हैं। ड्रग्स भी जो है, मेडिसिन जिसको हम बोलते हैं, वो भी हो सकता है। और स्लीप डिसऑर्डर्स जो है एज सच, चाहे वो न्यूरोलॉजिकल हो, चाहे वो पल्मोनरी हो, यानी कि फेफड़े वाले हों, ये सब कारण है स्लीप का आना या आकर फिर जल्दी जाग जाना, या पूरी तरीके से रिफ्रेशिंग स्लीप ना आना। दो चीजों को मैं वर्णन करना चाहूंगा। एक तो ये है कि शायद स्लीप हाइजीन पे हम कम ध्यान देते हैं। स्लीप हाइजीन जो है एक इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट है स्लीप मैनेजमेंट का या स्लीप डिसऑर्डर्स की मैनेजमेंट का, कि आपको हमेशा एक ही समय पर सोना चाहिए तकरीबन, चाहे आप 10 बजे सोएं या 11 बजे सोएं, 10 और 11 के बीच में सोएं, और 7 से 8 घंटे आपको नींद लेनी चाहिए। और जो आपका बेडरूम है वो सिर्फ सोने के लिए ही होना चाहिए, ना कि आपके कंप्यूटर्स और आपके खाना और आपके बाकी चीजें जो है ये नहीं होनी चाहिए। और पर्याप्त अंधेरे में जो है आपको रहना चाहिए, रात के टाइम पर सोना चाहिए। ये सब चीजें हैं। और कुछ लोगों में ये भी देखा गया है कि अगर आपको डिप्रेशन है तो भी आपको नींद नहीं आती है, या आपको नींद आती है तो जल्दी खुल जाती है, या आपको भूख भी नहीं लगती है। तो ये सब सिम्टम्स हैं। तो इसके लिए हम स्लीप स्टडी भी करते हैं, जो पूर्णतया ओवरनाइट स्टडी है, लैब्स में होती है। आपको रात को वहां रहना पड़ता है और आपको पूरे आपके पैरामीटर्स चेक होते हैं कि स्लीप के दौरान आपकी मांसपेशियां कैसे हैं, आपका ब्रेन कैसे काम कर रहा है, और सांस की गति कैसी है, बीच में कहीं सांस रुक तो नहीं रहा है। तो ये सब स्लीप स्टडी के बाद हम जांच करते हैं कि स्लीप ना आना या इंसोम्निया या स्लीप का अच्छी तरीके से रिफ्रेशिंग स्लीप ना होना, उसके क्या कारण है। और जांच के बाद फिर हम उसको, चाहे वो CPAP हो या दूसरे माध्यम है, ठीक करने के। और स्लीप हाइजीन, फिर मैं एक बार स्ट्रेस देना चाहूंगा कि बहुत ही इम्पोर्टेंट लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन। जी, और डॉक्टर धमीजा, स्लीप डिसऑर्डर की बात चल रही है और एक बहुत ही मार्मिक जिसे मैसेज कहेंगे, अमर ने हमें मैसेज किया है और ये लिखते हैं कि इनको खर्राटे आते हैं नींद में, और जिसकी वजह से कई जगह पब्लिक प्लेसेस पर इन्हें प्रॉब्लम हुई है। और स्पेशली जब ये ट्रेन में सफर करते हैं तो इनके जो बाकी मुसाफिर हैं वो उनको नींद से जगा कर बोलते हैं कि आप बहुत स्नोरिंग कर रहे हैं, तो प्लीज आप इसे बंद कीजिए। तो डॉक्टर साहब, आपसे ये जानना चाहेंगे कि ये स्टेज, मतलब थोड़ा बहुत तो ठीक है, बट कई बार बहुत ज्यादा हो जाता है, तो ये किस कारण से होता है और किस तरह की इसका क्या कोई इलाज है मेडिकल साइंस में? कैसे इससे हम निजात पा सकते हैं?
देखिए, जो खर्राटे की जो हम तकलीफ आप इसका जिक्र कर रहे हैं वो ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया में होता है यूजली जी। और हमारे यहाँ ऑब्स्ट्रक्शन अगर सांस में कहीं पे भी रात के समय में हो सकती है, चाहे वो स्ट्रक्चरल हो या आपके टॉन्सिल्स की वजह हो जिसमें या आपके एडिनोइड जिसको हम बोलते हैं उसकी वजह से हो, तो स्ट्रक्चरल प्रॉब्लम हो सकती है जिसको ENT सर्जन देख के ठीक भी करते हैं सर्जिकली। और अदरवाइज जो है स्लीप डिसऑर्डर एक ऑब्स्ट्रक्टिव जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है और उसके लिए मैंने जैसे कहा कि स्लीप स्टडी करके हम उन खर्राटों को जांच करते हैं और किस समय पर हैं, कितने समय के लिए हैं और क्या उसके साथ साथ सांस की गति भी रुक रही है और उसका भी इलाज है। जैसे मैंने कहा कि CPAP एक मशीन आती है जो हम रात को मरीज को लगाते हैं ताकि वो आराम से सो सकता है और खर्राटों से छुटकारा पा सकता है। जी। और इस बीच हमारे एक कॉलर जुड़ गए हैं, महेश शर्मा जी, उनका सवाल ले लेते हैं। महेश जी नमस्कार। महेश जी आपकी आवाज नहीं आ रही है। अच्छा, नमस्कार जी। जी महेश जी, डॉक्टर धमीजा हमारे साथ हैं, बताइए क्या जानना चाहते हैं। मैं डॉक्टर साहब को भी नमस्कार बोलता हूँ। नमस्कार जी। और मैं जानना चाहता हूँ जी, कोरोना की रफ्तार कभी डाउन हो जाती है, कभी तेज हो जाती है, क्या कारण है? इसमें हमारी लापरवाही है या कुछ और है? और हमें इस दौरान खाने पीने में क्या क्या सावधानियां रखनी होंगी, बताने की कृपा करें। जी डॉक्टर धमीजा। देखिए, बिल्कुल ये जागरूक श्रोता हैं आपके और ये फॉलो कर रहे हैं कोविड की ट्रेजेक्ट्री को कि वेव्स आती हैं, अलग अलग सर्ज आते हैं अलग अलग टाइम पे। ये जो है महामारी का एक विशेष स्वरूप है कि सब कुछ समय के लिए जो है वायरस जो है हाइबरनेट या कम हो सकता है, लेकिन ये हम शुरू से ही मानते हैं कि ये वेव्स आती रहेंगी और इवेंचुअली जो है ये एंडेमिक बनेगा। लेकिन अभी जो है ये जैसे इन्होंने कहा कि वायरस भी अपना स्वरूप बदलता है, हमारे बिहेवियर में भी चेंज आते हैं। जैसे अभी हमने देखा है, आप भी देख रहे हैं कि मास्क पहना लोगों ने बंद कर दिया या कम कर दिया, तो कहीं ना कहीं जो है मास्क मैंडेट कुछ स्थानों पर बिल्कुल भी नहीं है, कुछ स्थानों पर रिस्ट्रिक्टेड है। तो ये दोनों कारण हो सकते हैं कि वायरस का रूप बदलना या ह्यूमन बिहेवियर बदलना। जी। तो ये दोनों कारण हैं, बीच बीच में सर्ज आते रहेंगे। जैसे जैसे कोई नया वेरिएंट आएगा या लोगों में लापरवाही बढ़ेगी तो फिर हो सकता है कि दोबारा से कोई वेव या सर्ज आए। लेकिन थोड़ी सी तसल्ली की बात यह कि ये जो सर्ज अभी हैं, वेव्स आ रही हैं, तो इसमें सीरियसनेस नहीं है इन टर्म्स ऑफ हॉस्पिटलाइजेशन या हॉस्पिटल्स में लोग भर्ती होने की जरूरत नहीं है, अभी भी लोगों को पड़ रही है और बहुत ज्यादा सीरियस मरीज नहीं आ रहे हैं कोविड-19 के इन वेव्स में। तो ये तो एक संतोष का कारण है और मैं मानता हूँ ये सब वैक्सीनेशन की वजह से ही हुआ है। और ये जो हाइब्रिड इम्यूनिटी लोगों की आई है वैक्सीनेशन और प्रीवियस इन्फेक्शन से, ये कारण है कि अगर लोगों में इन्फेक्शन हो भी रही है तो माइल्ड रही है, बहुत ज्यादा सीरियस नहीं है। लेकिन फिर भी अगर आप ये मानते हैं कि 140 करोड़ के देश में चाहे वो बहुत कम लोगों को सीरियसनेस हो रही है तो भी नंबर, एब्सोल्यूट नंबर बहुत ज्यादा हो सकते हैं। तो कोशिश यही रहनी चाहिए कि हम अपना कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर या जो प्रोटोकॉल्स हैं उनको जारी रखें और मास्क जरूर पहने जहां भी आप बाहर निकलें और जल्दी से जल्दी अपना वैक्सीनेशन का जो पूर्णतया जो कोर्स है, डबल डोज प्लस बूस्टर अगर आप एलिजिबल हैं तो कराएं ताकि आप इन्फेक्शन से भी बचें और दूसरों को भी बचाएं। जी बिल्कुल। और जो श्रोता हमसे अभी भी जुड़े हैं उन्हें बता दें कि कोरोना जागरूकता श्रृंखला के आज के इस एपिसोड में हिस्सा ले रहे हैं इंस्टीट्यूट ऑफ ह्यूमन बिहेवियर एंड एलाइड साइंस के निदेशक डॉक्टर राजेंद्र के धमीजा। आप हमारे स्टूडियो के नंबर 0112342164 यानी 011 दिल्ली का कोड 23421764 पर कोरोना और अपने स्वास्थ्य से संबंधित सवाल पूछ सकते हैं। और मोहम्मद यामीन हमारे साथ जुड़ गए हैं लोनी गाजियाबाद से। यामीन भाई नमस्कार। सर नमस्कार जी। जी यामीन भाई। डॉक्टर साहब को भी नमस्कार जी। नमस्कार सर, मैं जानना चाह रहा था कि जैसे कि आजकल गर्मी बहुत ज्यादा चल रही है, वीकनेस हो जाती है बहुत ज्यादा, तो इससे बचने के लिए हम क्या उपाय करें, थोड़ा खान पान में क्या परिवर्तन करें, और गर्मी में कोरोना ज्यादा फैलता है या कम हो जाता है थोड़ा ये? जी डॉक्टर धमीजा, एक तो ये जानना चाहेंगे कि जैसे मॉनसून का वक्त आ गया है और बारिश भी बीच बीच में हो रही है, देश के कई हिस्सों में इस समय बारिश के आसार हैं और चल रही है, तो ऐसे में वायरल डिजीज
नॉर्मली बढ़ती है, तो क्या कोविड का भी इससे कुछ रिलेशन है कि वो मॉनसून में ज्यादा बढ़ सकता है? अभी पिछले 2.5 वर्ष में हमने ये देखा है कि वायरस जो कोविड का है उसका कोई ऐसा कोई फिक्स नहीं है कि सर्दी में कम है या गर्मी में ज्यादा है या गर्मी में कम हो जाएगा। आपने देखा होगा कि पिछली वेव जो एक सेकेंड वेव आई थी काफी टाइम तक रही, वो मई जून में भी रही, तो कुछ फर्क नहीं पड़ा गर्मी से। तो इसलिए वायरस का ये मानना कि गर्मी में खत्म है, ये कम है, तो ठीक नहीं है। मेरे विचार से मेरी ये अंडरस्टैंडिंग है कि वायरस का जो स्वरूप है वो मौसम के हिसाब से नहीं बदलता है। हालांकि तो बहुत ज्यादा टेम्परेचर है, जैसे हम कहते हैं कि बॉइल्ड वाटर है, ये चीजों से, या गर्म खाड़ा आप लेते हैं, तो वायरस को इनएक्टिवेट जरूर करता है, लेकिन वायरस की रेप्लिकेशन या उसकी जो ट्रांसमिसिबिलिटी है, जो बढ़ने की संभावना है, इन्फेक्ट करने की संभावना है, वो उतनी ही रहती है। इनफैक्ट बारिश के दिनों में, मानसून में और भी वायरस की बीमारियां, जैसे आपने जिक्र किया, डेंगू है या मलेरिया है, वो भी फैलते हैं। तो इसलिए बचाव करना अपना बहुत जरूरी है। मास्क एक ऐसी चीज है जो आपकी सांस की वायरस जो है उनसे बचाता है, और बाकी अपने शरीर को कवर करके रखें बारिश के दिनों में, तो बाकी मच्छर से फैलने वाली बीमारियां जैसे डेंगू और मलेरिया वो भी बच सकते हैं। पिछले श्रोता ने भी पूछा कि डाइट के बारे में, और ये साहब भी पूछ रहे हैं हमारे श्रोता की डाइट के बारे में, तो मैं यही कहना चाहूंगा कि अपनी बैलेंस डाइट लें और जो न्यूट्रिशियस डाइट है वो रखें, और कंप्लीट जो है हम कहते हैं कि लेस कार्ब एंड हाई प्रोटीन वाली डाइट जो है ठीक रहती है और न्यूट्रिशियस भी रहती है, और वो उसका सेवन करें। और साथ में फल हैं, जो सैलेड्स हैं, उनका सेवन जरूर करें। और उसके साथ साथ जो है जैसे ही मौसम थोड़ा अनुभव थोड़ा ठीक से रहे तो ये जरूर वॉकिंग पे जाएं और अपने आप को फिजिकल और मेंटली दोनों तरीके से फिट रखें। जी। और सुभाष जी जुड़ गए हैं गाजियाबाद से। सुभाष जी नमस्कार। नमस्कार जी सुभाष जी। भी नमस्कार। नमस्कार सर, मेरा सवाल यह है कि जो रोजमर्रा के हम लोग काम करते हैं, उन कामों से कभी कभी एंजाइटी, चिंता हो जाती है। इससे छुटकारा पाने का क्या तरीका है सर? जी, डॉक्टर धमीजा यहाँ पे इन्होंने बड़ी अच्छी बात कही है, और जो कि आप एहबास के साथ आप उसके डायरेक्टर हैं। आपसे ये जानना चाहेंगे कि जो स्ट्रेस है, और जैसे कई बार स्ट्रेस, एंजाइटी, इस तरह की चीजें, और ये कब डिप्रेशन में कन्वर्ट हो जाती हैं, और इससे बचने के लिए हम क्या कुछ कर सकते हैं? बिल्कुल ठीक है, और ये बहुत अहम सवाल है। वर्क प्लेस पे जो स्ट्रेस है एक विभिन्न अंग है, ये आप इसको बदल नहीं सकते हैं। ये हर जगह पे कहीं पे कम कहीं पे ज्यादा स्ट्रेस तो रहता ही है। जहाँ काम करते हैं वहाँ पे, चाहे वो वर्क का प्रेशर हो, चाहे आप कोलीग्स का प्रेशर हो, चाहे वो एनवायरनमेंट का प्रेशर हो, सर्कमस्टांसेस हो, तो प्रेशर तो रहेगा जहाँ पे आप थोड़ा बहुत प्रेशर के साथ काम करेंगे। लेकिन उसकी आप एक रूटीन कैसी है, कैसे आप टारगेट बनाते हैं, कैसे आप उस टारगेट को अचीव करने के लिए छोटे छोटे कदम लेते हैं और एनवायरनमेंट को अपने अनुकूल बनाते हैं, तो वो बहुत इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट है। और हम इभास की तरफ से बार बार ये सेमिनार्स और वेबिनार्स हमने किए हैं। इनफैक्ट आपकी आकाशवाणी के और दूरदर्शन के सभी जो स्टाफ है उनके लिए भी हमने एक कार्यक्रम किया था कि वर्क प्लेस पर स्ट्रेस को कैसे कम किया जाए। तो ये एक अहम हिस्सा है वर्किंग एनवायरनमेंट का, और मैं ये सजेस्ट करूंगा कि अपने आप को ये अपने लाइफस्टाइल को ऐसा रखें कि आपके टारगेट्स ऐसे होने चाहिए जो रियलिस्टिक होने चाहिए, और आपकी एफिशिएंसी जो है, वो आउटपुट जो है, प्रोडक्टिविटी वो मैक्सिमम होनी चाहिए। और ये हर इंडिविजुअल पे डिपेंड करता है कि वो उसको कैसे निकालता है। लेकिन ये एक थिन लाइन है कब आपकी स्ट्रेस और एंजाइटी का लेवल मेजर डिप्रेशन या माइनर डिप्रेशन में जा सकता है। तो ये हम ये देख रहे हैं कि कुछ लोगों का जो प्रेशर टारगेट्स हैं, जो प्रेशर की वजह से मानसिक तनाव है, वो कभी भी डिप्रेशन की तरफ जा सकता है। तो ये जो वार्निंग साइंस होते हैं, रेड फ्लैग्स होते हैं, जिसको हम डिप्रेशन में जाने वाले लोगों को कहते हैं कि आप पहचान सकते हैं, या वर्क प्लेस से कोलीग्स आपके पहचान सकते हैं, या फैमिली वाले पहचान सकते हैं। तो ब्रॉडली मैं आपको बताना चाहूंगा कि अगर ये सिम्टम्स उनको हैं कि नींद नहीं आ रही है, या आपको भूख नहीं लग रही है, या आपको हिम्मत नहीं है काम करने की, या स्ट्रेंथ नहीं है, या आपको शाम के समय पे या दिन के समय पर काम में मन नहीं लगता है, आपकी रुचि जो है, चाहे वो अखबार पढ़ना हो या टीवी देखना हो या अपने बच्चों के साथ समय बिताना हो, अगर आप उसमें रुचि नहीं ले रहे हैं, या आपका रोने का मन करता है, या मन उदास रहता है, तो ये सब रेड फ्लैग्स हैं
जो साथ के आपके साथी भी और आपके फैमिली वाले भी पहचान सकते हैं। अगर ऐसी स्थिति अगर किसी के साथ होती है तो उसको प्रोफेशनल हेल्प जो है जरूर लेनी चाहिए, चाहे वो साइकोलॉजिस्ट से या साइकियाट्रिस्ट से या मेंटल हेल्थ एक्सपर्ट से या अपने डॉक्टर से, क्लिनिशियन है, चाहे वो फिजिशियन है, आप जरूर उससे चर्चा करें। और अगर आप बॉटल्ड अप हैं, अगर काम के तनाव में इतना कुछ स्टफ्ड हैं, तो आप जरूर किसी से शेयर करें, चाहे आपके फैमिली में, चाहे स्पाउस हैं, चाहे आपके बॉस हैं, चाहे आपके सबॉर्डिनेट्स। अगर आप उसको शेयर करेंगे तो आपकी बॉटल्ड अप इमोशंस जो हैं वो बाहर निकलेंगी, वेंट आउट होंगी, तो आप काफी रिलीफ महसूस करेंगे। जी, ये बहुत इम्पोर्टेंट बात थी जो डॉक्टर धमीजा आपने हमारे श्रोताओं से साझा की। और कई बार ऐसा होता है कि कोई बात मन में बैठ जाती है, ऑफिस को हम घर भी लेके आते हैं कई बार, और फिर उसी बात में घूमते रहते हैं। तो शायद फैमिली के साथ हमारा जो बिहेवियर है या हर जगह हम उस चीज के साथ रहते हैं, तो कब किस बात को छोड़ना है और फिर अपनी दूसरी रोल में जाना है, ये भी एक इम्पोर्टेंट टास्क है। बिल्कुल ठीक कहा आपने, और मैं ये मानता हूँ कि वर्क लाइफ बैलेंस लाइफ का बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है जो हम सबको समझना चाहिए, और उसको वर्क और लाइफ में जो है अलग अलग समय पर क्या करना है और डिवाइड करके ही करना चाहिए। ऑफिस की चीजें घर पर नहीं लानी चाहिए, जैसे ऑफिस का तनाव की बात कर रहा हूं मैं जी, और क्योंकि इससे आपका घर में भी तनाव बढ़ेगा और आपके तनाव से फैमिली वाले भी परेशान रहेंगे। तो ऑफिस की चीजें, ऑफिस का काम खत्म करके वहीं पे ही छोड़ के आना चाहिए, और बीच बीच में आपको ब्रेक लेना चाहिए, चाहे वो हॉलीडे पे जाएं, चाहे वेकेशन पे जाएं, चाहे वो किसी और चीज में अपना मन लगे, आप रुचि नहीं अपनाएं। तो वर्क लाइफ बैलेंस बनाकर रखना अपने मानसिक तनाव को कम करने के लिए बहुत जरूरी है। जी, और इस बीच दिल्ली से धर्मवीर जी हमारे साथ कार्यक्रम में जुड़ गए हैं। धर्मवीर जी नमस्कार। जी नमस्कार। जी धर्मवीर जी बताइए, क्या जानना चाहते हैं? मैं धर्मवीर गांधीनगर दिल्ली से बोल रहा हूँ। डॉक्टर साहब नमस्कार। नमस्कार। डॉक्टर साहब, मेरे दो सवाल हैं दिमाग के ऊपर, मस्तिष्क के ऊपर। जैसे आप एक्सपर्ट हैं, कहते हैं कि मेरे को बहुत गुस्सा आ रहा है, तो उस दौरान इंसान को क्या करना चाहिए कि जिसका उसका गुस्सा शांत हो जाए? मुंह हाथ पैर धो लेने चाहिए। और एक दूसरा और सवाल है कि मस्तिष्क का जो हमारा टेम्परेचर है, जेंट्स का 37 है, लेडीज का 38.5 है, और लेडीज के पीरियड के समय उनका 40 पहुंच जाता है। तो इसके ऊपर एक रिसर्च हुई थी, उसके बारे में हमने सुना था, प्रोग्राम देखा था टीवी में, तो इसके बारे में कुछ जानकारी देंगे? जी, एक सबसे पहले बात करते हैं डॉक्टर धमीजा एंगर मैनेजमेंट की। जब बहुत ज्यादा किसी इंसान को गुस्सा आता है, बॉडी में बहुत सारे चेंजेस आते हैं, कभी आप गुस्से से कांपने लगते हैं, आपका बीपी बढ़ जाता है, तो इसको कैसे मैनेज करना है? क्योंकि एंगर मैनेजमेंट आज की डेट में बहुत इम्पोर्टेंट टास्क है। बिल्कुल ठीक कहा आपने। और ये जो एंगर है या इरिटेबिलिटी है या अग्रेसिवनेस है, और ये आपको काफी नुकसान भी पहुंचा सकता है इन टर्म्स ऑफ, जब आप गुस्से में हैं तो आपके मुंह से शब्द निकल सकते हैं, आपके एक्शन ऐसे हो सकते हैं जिससे लॉन्ग टर्म कॉन्सिक्वेंस इसके बहुत ज्यादा अच्छे नहीं हो सकते हैं। तो इसलिए हम ये एडवाइस करते हैं कि जब आपको ऐसी स्थिति में आप पाते हैं कि आपके एंगर के इश्यूज हैं, तो सबसे पहले तो यही होना चाहिए कि आप किसी भी चीज को रिएक्ट नहीं करना चाहिए। इमीडिएटली आपको जो है उस पे ऊपर रिएक्शन नहीं देना चाहिए। अगर कोई आपके ऊपर अग्रेसिवनेस है तो आपको भी उसी हिसाब से रिएक्ट नहीं करना है और उसको रिस्पॉन्ड करना चाहिए। बाद में आपके पास समय रहता है, जब आप शांत होते हैं, जब आप सोचते हैं, तो आपका नजरिया बदलता है और शायद उस समय आप कोई भी डिसीजन लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं। अगर आपके एंगर के टाइम पे अगर आपको डिसीजन लेते हैं तो वो हो सकता है कि वो ठीक ना हो, क्योंकि आपकी मानसिक स्थिति में उस समय तनाव है और अब वो डिसीजन लेने की शक्ति या कैपेसिटी जो है आपकी उतनी नहीं हो जितने आप शांत स्वभाव में रहते हैं। तो ऑब्वियसली सबसे पहला काम तो यही रहता है कि आप उस स्थिति को अपने आप से हटा लें और 2 कदम पीछे हट जाएं या कहीं और चले जाएं, या आपको उस समय जब गुस्सा आ रहा है तो आप वहां से उस एनवायरनमेंट से हटके चाहे वो दूसरे कमरे में चले जाएं आप तो अगर उस एनवायरनमेंट से हटेंगे तो आपको थोड़ा सा समय मिलेगा, और पहले 3-4 मिनट में अगर आप रिएक्ट नहीं करते हैं तो आपका जो थोड़ा सा लेवल अग्रेसिवनेस का कम होता है, तो आप बेटर मानसिक स्थिति में रहते हैं और आप फिर जो सोचते हैं वो सोचना वो बिल्कुल अलग रहता है। तो मेरी ये हिदायत यही है, मैं अपने सभी मरीजों को भी यही बताता हूँ कि आप रिएक्ट नहीं करें, रिस्पॉन्ड करें, क्योंकि रिएक्शन में आपका हमेशा से जो है तनाव भी बढ़ेगा और वो डिसीजन भी ठीक नहीं रहेगा। जी, और बहुत संक्षिप्त में आपसे जानना चाहेंगे, जैसा इन्होंने पूछा था कि जो मेल और फीमेल्स में क्या मस्तिष्क का जो तापमान है वो अलग अलग रहता है? ऐसा नहीं है, ऐसा कोई स्ट्रॉन्ग एविडेंस कहीं पे भी नहीं है कि मेल्स और फीमेल्स में
नेचुरल थोड़ा बहुत डिफरेंस हो सकता है वक्त के हिसाब से, बट कोई मेजर डिफरेंस या सिग्निफिकेंट डिफरेंस जो है वो नहीं है। बॉडी का टेम्परेचर जो है रेंज जो है 98 to 99 डिग्री फॉरेनहाइट ही रहती है और सभी में यही एक माना गया है और इसी के हिसाब से हमारे बॉडी का मेटाबॉलिज्म जो है वो चलता है और ऐसा नहीं देखा गया है कि 40 डिग्री या 38.5 डिग्री या पीरियड्स के दौरान बहुत ज्यादा रहे हो, ऐसा नहीं है। जो फिजियोलॉजी है हमारी नॉर्मल लोगों की जो टेम्परेचर का रेंज है, जो थर्मोस्टेट है वो सेम रहता है और हमारा ब्रेन में जो एक अंग है हाइपोथैलेमस जिसको हम बोलते हैं पार्ट है, वो कंट्रोल करता है हमारे टेम्परेचर को और हमारे रिदम को। जी। और डॉक्टर धमीजा हिसार हरियाणा से जुड़ गए हैं राजेंद्र जी, उनका भी सवाल लेते हैं। राजेंद्र जी नमस्कार। हेलो जी राजेंद्र जी नमस्कार। सिद्धार्थ जी नमस्कार। जी नमस्ते। धमीजा साहब, डॉक्टर साहब को भी नमस्कार जी। नमस्कार। मैं ये कहना चाहता हूँ जो कोरोना का जो माहौल है, जैसे हम आजकल ज्यादा ही घुल मिल जुल गए हैं, तो या इसका तो हमें डर लग रहा है कि अब मतलब ठीक होने की संभावना, मतलब हम अपनी लापरवाही हमें परेशान कर सकती है। बिल्कुल। तो डॉक्टर साहब से ये जानना चाहता हूँ कि ये फोबिया बीमारी क्या होती है, कि इसके बारे में जानना था। दूसरा फोबिया, हाँ फोबिया, और जो डॉक्टर साहब से ये भी जानना चाहता हूँ जो जेनेटिक बीमारी होती है वो मतलब क्या दिमाग की, वो डॉक्टर साहब हमेशा के लिए ठीक कर सकते हैं क्या? हमें इसके बारे में जानना है। नमस्कार सिद्धार्थ जी। जी डॉक्टर धमीजा फोबिया जानना चाहते हैं। हालांकि फोबिया तो किसी भी चीज से हो सकता है, तो क्या मतलब एग्जैक्टली? बेसिकली एक डर है जो किसी भी चीज से हो सकता है। कुछ लोगों को लिफ्ट का फोबिया है या सोशल गैदरिंग सोशलाइजेशन का फोबिया है, कुछ लोगों को हाइट का फोबिया हो सकता है। तो फोबिया थोड़ा बहुत जो है हो सकता है कि एक नॉर्मल वेरिएशन में आए, लेकिन जब ये स्थिति आपके दिनचर्या को प्रभावित करने लगे, आपकी डेली एक्टिविटीज को प्रभावित करने लगे, तो फिर आपको प्रोफेशनल हेल्प दे सकते हैं और लेनी भी चाहिए। ये एक किस्म का माइनर मानसिक रोग हो सकता है और अगर इससे बहुत ज्यादा असर पड़ रहा है आपके काम में या आपके वातावरण में, तो फिर आपको मानसिक रोग विशेषज्ञ के पास जाना चाहिए। ये डर आपने देखा होगा, कुछ लोगों को पब्लिक स्पीकिंग का जो फोबिया रहता है, कुछ लोगों को जो आम भीड़ का फोबिया रहता है, तो ये एक माइनर पर्सनैलिटी डिसऑर्डर भी हो सकता है। और माइनर जब ये प्रॉब्लम्स रहती हैं और जब ये आपके इफेक्ट करती हैं दिनचर्या को, तो प्रभावित करती हैं, तो फिर आपको प्रोफेशनल हेल्प या किसी डॉक्टर की सलाह ले लेनी चाहिए। जी बिल्कुल। तो ये तो बात थी फोबिया की, और अब समय इजाजत नहीं दे रहा कि हम इस चर्चा को आगे बढ़ाएं। चलते चलते डॉक्टर धमीजा, आप आकाशवाणी के श्रोताओं को क्या कुछ संदेश देना चाहेंगे? मैं फिर से वही कहना चाहूंगा कि अभी भी हम कोविड से बाहर नहीं निकले हैं। लोग ये कहते हैं कि पोस्ट कोविड टाइम है, ऐसा नहीं है, कोविड का ही टाइम है। और मुझे लगता है कि अभी लंबे समय तक पोस्ट कोविड आएगा भी नहीं, ये छोटे छोटे सर्ज आते रहेंगे, क्योंकि वायरस भी अपना स्वरूप बदलता है और हमारे बिहेवियर में भी थकावट आ सकती है, कोविड फैटिग जिसको हम बोलते हैं। और हमारा भी बिहेवियर जो है, शायद हम 2 साल से 2.5 साल से हम इस दौर से गुजर रहे हैं, जो कि महामारी का जो रोग रहा है, दौर रहा है, और उस दौर से निकलने के बाद एकदम सडनली हम बाहर ना जाएं, बहुत भीड़ में इकट्ठा ना करें, ऐसा ना लगे कि बिंज क्राउड के हिस्सा हम बने। तो अभी भी आप अपना कंट्रोल में अपने आप को मास्क जरूर पहने और वैक्सीनेशन में आगे आएं और टीका लगाएं। यही एक हमारे पास हथियार है। जी डॉक्टर धमीजा, अब समय कम है, आप कोविड-19 के इस विशेष कार्यक्रम से जुड़े, आपने हमसे चर्चा की, श्रोताओं के प्रश्नों का उत्तर दिया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद और आभार। बहुत बहुत धन्यवाद। श्रोताओं, इसी के साथ मुझे यानी सिद्धार्थ को दीजिए अनुमति। नमस्कार, शुभ रात्रि। कोविड-19 विशेष कार्यक्रम के अंतर्गत अभी आप सुन रहे थे कोरोना वायरस संक्रमण की वर्तमान स्थिति पर चर्चा, जिसे प्रस्तुत कर रहे थे आकाशवाणी संवाददाता सिद्धार्थ सिंह। इस कार्यक्रम में आमंत्रित स्वास्थ्य विशेषज्ञ थे नई दिल्ली के मानव व्यवहार एवं संबद्ध विज्ञान संस्थान इहिबास के निदेशक डॉक्टर राजेंद्र कुमार धमीजा। ये कार्यक्रम आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग द्वारा प्रस्तुत किया गया। इसे आप हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR और YouTube चैनल न्यूज ऑन AIR ऑफिशियल पर भी सुन सकते हैं। इस कार्यक्रम के संबंध में अपनी प्रतिक्रिया आप हमें ईमेल कर सकते हैं
पता है AIRNSDtalks@gmail.com।